वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हीट्स को और साथ हम हीट कैपेसिटीज को देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ हीट में। और टाइप्स ऑफ हीट में जो पहली चीज है वो है हमारे पास स्पेसिफिक हीट्स। ठीक है, स्पेसिफिक हीट क्या होती है? स्पेसिफिक हीट होती है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट required to raise temperature of a mass m by 1 डिग्री या डेल्टा टी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि मैंने एक वाटर है 10 kg का और वो है 0 डिग्री पे, मैं उसे लेके आना चाहता हूं 50 डिग्री पे, तो जो हीट मुझे चाहिए होगी वो कहलाएगी क्या? इसकी स्पेसिफिक हीट कहलाएगी। तो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट स्पेसिफिक हीट का। स्पेसिफिक हीट की अगर बात की जाए कि किस किस पे डिपेंड करती है, तो अगर हम इसकी डिपेंडेंसी देख लें तो ये हमारे पास डिपेंड करती है सबसे पहले मैस पे। कैसे मैस पे डिपेंड करती है? कंसिडर करें एक आपके पास 5 kg वाटर है और दूसरा जो है आपके पास 10 kg वाटर है। मैं इसका टेम्परेचर रेस करना चाहता हूं फ्रॉम 10 to 11 डिग्री और इसका भी टेम्परेचर रेस करना चाहता हूं फ्रॉम 10 to 11 डिग्री। तो किस में ज्यादा हीट लगेगी? तो ऑब्वियस ही बात है कि मुझे 10 kg में ज्यादा हीट लगी यूज होगी। तो मैं लिख सकता हूं कि हीट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैस के। दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरे केस में मैं क्या करता हूं कि मैस सेम रखता हूं। मैं कहता हूं ये भी 5 kg है और दूसरा वाला पानी भी 5 kg है। मैं इसका टेम्परेचर रेस करना चाहता हूं फ्रॉम 10 to 11, जबकि मैं इसका करना चाहता हूं फ्रॉम 10 to 50। तो किस में ज्यादा हीट लगेगी? 10 to 50 में ज्यादा हीट लगेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि हीट जो हमें चाहिए होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस के। तो जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूंगा तो कंबाइन करने के बाद मेरे पास ये कुछ इस तरह से बन जाएगा कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M एंड T। जब मैं इसका प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाऊंगा तो यहां पर मेरे पास आ जाएगा CM डेल्टा T। यहां पर जो ये Q है ये मेरे पास हीट सप्लाई है जिसको मैं स्पेसिफिक हीट कह रहा हूं। ये T जो है ये मेरे पास चेंज इन टेम्परेचर है। ये M जो है ये मेरे पास मैस है और ये जो C है ये क्या है? हीट कैपेसिटी है। ठीक है, हीट कैपेसिटी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि क्या चीज है और क्या नहीं है। ये थी हमारे पास स्पेसिफिक हीट। इसकी जगह हमसे कहा जा सकता है कि मोलर स्पेसिफिक हीट के बारे में बता दें। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये होता है हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ n मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। यहां पे जब मैं कांस्टेंट लगाऊंगा तो वो बन जाएगा CN डेल्टा T। और यहां पर जो ये C होगा ये क्या होगा? मोलर हीट कैपेसिटी। वो पहले जो था वो सिंपल हीट कैपेसिटी था और ये है मोलर हीट कैपेसिटी। और ये जो N है ये है आपके पास क्या? नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो ये है आपके पास कॉन्सेप्ट हीट कैपेसिटी का, मोलर हीट कैपेसिटी का, स्पेसिफिक हीट का और मोलर स्पेसिफिक हीट का। इस सब को अगर मैं समराइज करूं तो अभी तक मैंने ये सीखा कि एक होती है स्पेसिफिक हीट और दूसरी होती है मोलर स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को मैं इस तरह से लिखता हूं कि Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T और इसको मैं ये लिखता हूं NC डेल्टा T। यहां पर जो C है ये मैं कहता हूं कि ये है हीट कैपेसिटी और यहां पर जो C है उसको मैं कहता हूं ये है मोलर हीट कैपेसिटी। यहां पे ना स्टूडेंट्स जो हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट है वो शुरू होता है कि भाई ये हीट कैपेसिटी क्या चीज होती है।
तो हीट कैपेसिटी को देखते हैं। हीट कैपेसिटी जो है ना स्टूडेंट्स, उसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 1 Kelvin टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑफ अ 1 kg बॉडी। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में मैं कहता हूं कि एक तरफ हमारे पास पड़ा हुआ है वाटर, दूसरी तरफ पड़ा हुआ है हमारे पास आइस। अब वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो है 4200 जाउल पर केजी केल्विन, और आइस की जो हीट है वो है 2100 जाउल पर केजी केल्विन। यहां पर अगर आपको याद रखना है तो आप वाटर की याद रख लें 4200, और आइस का इस तरह से याद रख लें कि आइस की जो है वो वाटर के हाफ है। ठीक है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 4.2 जाउल पर ग्राम केल्विन, और इसको मैं लिख सकता हूं 2.1 जाउल पर ग्राम केल्विन। अब इस 4200 का मतलब क्या है? इस 4200 का मतलब ये है कि टू रेज 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 1 kg वाटर मुझे कितनी हीट रिक्वायर होगी? मुझे 4200 जाउल हीट रिक्वायर्ड होगी। और टू रेज 1 केल्विन टेम्परेचर ऑफ 1 kg आइस मुझे कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी? मुझे 2100 जाउल्स हीट रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, तो ये है जी इन दोनों में फर्क के किस तरह से क्या होता है। मजीद इसको मैं आगे आप लोगों को कराता हूं स्पेसिफिक हीट्स को, और आगे चल के जरा इसकी डिपेंडेंसी देख लेते हैं। अगर डिपेंडेंसी की बात की जाए तो स्पेसिफिक हीट्स की इक्वेशन जो है वो है मेरे पास Q बाय एम डेल्टा टी, या मैं लिख सकता हूं Q बाय एन डेल्टा टी। लेकिन जो स्पेसिफिक हीट है वो डजंट डिपेंड अपॉन Q, M, N एंड डेल्टा टी। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि क्योंकि ये इस इक्वेशन का कांस्टेंट है, तो इसलिए कांस्टेंट अपनी इक्वेशन में आने वाली किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। तो फिर सवाल ये है कि ये डिपेंड किस पे करता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड करता है कि आपके पास जो चीज है वो किस चीज की बनी हुई है। ठीक है, अगर वाटर है तो उसकी अपनी स्पेसिफिक हीट होगी, आइस है तो उसकी अपनी होगी, स्टीम है तो उसकी अपनी होगी, एल्यूमिनियम है, सिल्वर है, हर एक की अपनी हीट कैपेसिटी होती है। फाइनली हीट कैपेसिटी में मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि सवाल दो किस्म के आते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 10 ग्राम ऑफ वाटर बाय 2 केल्विन, और दूसरा मैं आपसे सवाल कर लेता हूं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज 10 kg ऑफ वाटर बाय 1 केल्विन। अब ना यहां पर स्टूडेंट्स ये बात इंपॉर्टेंट है कि आपने देखना है कि आपको जो दिया हुआ है वो ग्राम्स में है या वो केजी में है। अब अगर मैं ग्राम को लेके सॉल्व करूंगा तो मैं इसको इस तरह से सॉल्व करूंगा कि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी, और यहां पर मैं C की वैल्यू यूज करूंगा 4.2, क्योंकि वो है जाउल पर ग्राम केल्विन। और यहां पर अगर मैं यूज करनी पड़ गई मुझे, तो मैं C की वैल्यू यूज करूंगा 4200, क्योंकि वो है केजी केल्विन। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा मेरे पास, मैथ है मेरे पास 10 इंटू 4.2 इंटू 2 केल्विन है, तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरे पास 42 इंटू 2, जो कि हो जाएगा 84 जाउल्स। जबकि अगर मैं दूसरे की बात करूं तो इसका आंसर आएगा मेरे पास
10 इंटू 4200 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 42,000 जूल्स। ठीक है, तो ये चीज आपने ख्याल रखनी है स्टूडेंट्स कि आप लोगों को केजी में दिया हुआ है या ग्राम्स में। अगर ग्राम्स में दिया हुआ है तो ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप उसके लिए हीट कैपेसिटी की वैल्यू ग्राम वाली ले लेंगे। ठीक है, अब हीट कैपेसिटी और इसके बाद जो अगली चीज है वो है आपके पास हीट ऑफ फ्यूजन, और वेपोराइजेशन को हम फिशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स होता किस तरह से है, देखिए मैं एक सिनेरियो कंसिडर करता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास एक आइस है जो कि है -20 डिग्री सेल्सियस। मैं इसको हीट देता हूं और उसका टेम्परेचर हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब मैं इसे मजीद हीट दूंगा तो ये पानी में कन्वर्ट होगा और पानी का टेम्परेचर होगा 0 डिग्री सेल्सियस। फिर मैं पानी को हीट देता हूं और पानी का टेम्परेचर हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस। और फाइनली जब मैं इस पानी को 100 डिग्री सेल्सियस को देता हूं तो ये स्टीम में बदल जाता है और स्टीम का टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस। यहां पर जो स्टूडेंट्स मैंने हीट दी, ये वाली जो हीट थी वो इक्वल थी mc डेल्टा टी के, और यहां पर c मुझे लगाना था आइस का। फिर यहां पर जो मैंने हीट दी वो भी इक्वल थी mc डेल्टा टी के, और यहां पर c मुझे लगाना था वाटर। और इन दोनों में अगर आप देखें तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यानी कि -20 से 0 हो रहा है और फिर 0 से 100 हो रहा है। अब आप यहां पर ये देखें स्टूडेंट्स कि जब मैंने 0 डिग्री आइस को और हीट दी, इसको मैंने जब हीट दी तो इसका टेम्परेचर राइज नहीं हुआ, इसकी स्टेट चेंज हुई। तो इस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यानी कि वो हीट जो मैं दे रहा हूं 0 डिग्री पे आइस को टू कन्वर्ट इट स्टेट, वो कहलाती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फिर अगर आप यहां पर देखें स्टूडेंट्स तो यहां पर भी आपको नजर आएगा कि मैं हीट दे रहा हूं लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, स्टेट चेंज हो रही है। तो इसको कहा जाता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, तो मैं इसको समराइज करके ये लिख सकता हूं कि हीट्स दैट चेंजेस द स्टेट विदाउट इंक्रीजिंग द टेम्परेचर आर कॉल्ड एज लेटेंट हीट्स। ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए होता है कि ये हीट मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स को ब्रेक करने में, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए यूज हो रही होती है। अब आगे जाते हैं और जरा देख लेते हैं कि भाई इनकी इक्वेशंस क्या हैं। तो बात कर लेते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की और लेटेंट हीट ऑफ फिशन की या वेपोराइजेशन की। अच्छा, चाहे आपके पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के, और चाहे आपके पास वेपोराइजेशन हो वो भी इक्वल है मास के। यहां पर आपके पास जो कांस्टेंट लगता है वो इक्वल होता है LF यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के, और यहां पर जो कांस्टेंट लगता है वो इक्वल होता है LV के यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। अगर मैं बात करूं वाटर की तो फॉर वाटर LF जो होगा वो इक्वल होता है
336,000 जाउल पर केजी के। और अगर मैं बात करूं LV की, यानी कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की, तो वाटर के लिए वो इक्वल होता है 2.2 मिलियन के जाउल पर केजी। इसका मतलब क्या है कि फॉर 1 kg ऑफ वाटर मुझे इतनी ज्यादा हीट चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू वाटर। इसको बल्कि लिख देता हूं फॉर 1 kg ऑफ आइस के लिए, और फॉर 1 kg ऑफ वाटर मुझे इतनी हीट चाहिए टू कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। अब इस सारे कॉन्सेप्ट को समराइज करने के लिए मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं। सवाल कुछ इस तरह से है कि एन आइस is at -30 degrees Celsius, how much heat is required to convert it into water at 20 degree Celsius? स्पेसिफिक हीट आपको दी हुई है, सॉरी हीट कैपेसिटी आपको दी हुई है, आइस की आपको दी हुई है C, और वाटर की आपको दी हुई है C डैश। ऑप्शंस में आपके पास है Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T प्लस MC डेल्टा T। बी ऑप्शन है आपके पास ML प्लस MC डेल्टा T। सी ऑप्शन है आपके पास MC डेल्टा T प्लस ML प्लस MC डेल्टा T। और डी ऑप्शन है आपके पास, बल्कि इसको कर देते हैं ये और इसको कर देते हैं MC डेल्टा T प्लस ML प्लस MC डेल्टा T। ये है आपके पास ऑप्शंस। अब देखिए स्टूडेंट, इसको ना समझने के लिए क्या है कि आपको अपने जहन में फिगर लानी पड़ेगी। एक आइस है जो कि पड़ी हुई है -30 डिग्री सेल्सियस पे। पहले ये कन्वर्ट होगी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, फिर ये कन्वर्ट होगी वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, और फिर ये कन्वर्ट होगी वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो इस पॉइंट पे जो मैं इसको हीट दूंगा वो इक्वल होगी MC डेल्टा T की। इधर जो हीट दूंगा वो इक्वल होगी ML के, और इधर जो हीट दूंगा वो होगी MC डैश डेल्टा T के। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर यूज करनी है। तो टोटल हीट जो है वो इन तीनों को ऐड करने से मिलेगी। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, मेरे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास कॉन्सेप्ट हीट कैपेसिटी का और साथ ही लेटेंट हीट्स का। लेटेंट हीट्स के बाद अगली चीज हम देख लेते हैं जरा सा पावर एंड हीट को, क्योंकि पावर और हीट के सवाल हमसे बार बार पूछे जा रहे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पावर जो है वो इक्वल होता है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम के। वर्क की जगह मैं हीट भी लिख सकता हूं, क्योंकि वर्क और हीट दोनों फॉर्म ऑफ एनर्जीज हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं हीट पर यूनिट टाइम, या मैं इसको लिख सकता हूं Q/T। तो ये जो इक्वेशन है ना स्टूडेंट्स के पावर इज इक्वल टू Q/T, ये आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हो सकती हैं। इसकी एक फॉर्म ये हो सकती है कि पावर इज इक्वल टू ML/T, अगर आप कंसिडर कर रहे हैं लेटेंट हीट्स को। इसकी एक फॉर्म हो सकती है पावर इज इक्वल टू MC डेल्टा T/T। इसकी एक फॉर्म हो सकती है पावर इज इक्वल टू NC डेल्टा T/T, या
जो भी हीट हो हम इस पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक सवाल कर लेता हूं आप लोगों से, पिछले पास पेपर का सवाल है। सवाल कुछ इस तरह से है कि 100 वॉट हीटर इस बल्कि 100 वॉट हीटर हीट्स 5000 ग्राम ऑफ वाटर फॉर 5 मिनट्स। ठीक है, तो चेंज इन टेम्परेचर फाइंड कर लें। अब सब सोच में पड़ गए थे कि भाई इसमें पावर दी हुई है, इसको हम कैसे फाइंड करेंगे। तो सिंपल सी बात है कि पावर इक्वल होती है Q बाई टी के। Q हमारे पास इक्वल है MC डेल्टा T बाई टी के, और हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा T। तो डेल्टा T की अगर मैं यहां से इक्वेशन निकालूं तो वो बन जाएगी पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय M इंटू C के। अब यहां पर मैं सिंपल सिर्फ इक्वेशंस डालूंगा तो ये 100 वॉट हो जाएगा। 5 मिनट्स दिए हुए हैं तो 5 इंटू 60 मेरे पास 300 सेकेंड्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय मैस मुझे दिया हुआ है 5000 ग्राम। तो 5000 अगर ग्राम है तो ग्राम के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा 4.2। तो इसका जो भी आंसर होगा वो आपके पास चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। सिंपल सवाल। एक और सवाल है, सवाल कुछ इस तरह से है कि 100 वॉट हीटर is turned on for 5 minutes and temperature changes by 300 Kelvin. What is the mass of the water heated? ठीक है, तो ये आपके पास है सवाल सिंपल। इसको कैसे करेंगे जी, पावर का हमें पता है कि पावर इक्वल है हीट बाय टाइम के। हीट इक्वल है MC डेल्टा T के बाय T। यहां पर हमें इन्होंने क्या क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। हमें पावर दी हुई है, C दिया हुआ है, डेल्टा T दिया हुआ है और T भी दिया हुआ है। हमें सिर्फ क्या फाइंड करना है, हमें मैस फाइंड करना है। तो मैस की इक्वेशन हो जाएगी पावर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय C डेल्टा T। तो जब मैं इसमें वैल्यूज डालूंगा तो मेरे पास हो जाएगा 100 इंटू 300 डिवाइडेड बाय 4.2 इंटू बल्कि 4200 इंटू 300। ये 300 से गया, ये 0 इससे गए, तो आंसर मेरे पास आ जाएगा 1/42 kg। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह के सवाल अगर आपको आए तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि पावर कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंपली हीट बाय टाइम है। तो हीट में आपको जो भी चीज दी हो आप वहां से निकाल सकते हैं। फाइनली एक चीज, छोटा सा टॉपिक है, वो देख लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी का। तो थर्मल कंडक्टिविटी के लिए जो हमें हीट रिक्वायर्ड होती है वो इक्वल होती है हमारे पास K A डेल्टा T इंटू T बाय L। यहां पे ये जो K है स्टूडेंट्स, ये आपके पास कांस्टेंट है और ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जो A है वो आपके पास एरिया ऑफ सब्सटेंस है, जो डेल्टा T है वो टेम्परेचर डिफरेंस है, T जो है वो आपके पास टाइम ऑफ हीटिंग है और L जो है वो क्या है आपके पास लेंथ है। ये है क्या चीज स्टूडेंट, ये मैं आपको समझाया। तो मैं कहता हूं मेरे पास एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं इसको यहां से हीट करना शुरू करता हूं और मैं देखता हूं कि कितनी देर में इसकी हीट यहां पे पहुंचेगी। तो ये जो हीट मैं कर रहा हूं ये Q के इक्वल है। ये जो है ये इसका एरिया है
डेल्टा टी में कितनी हीट चेंज कर रहा हूं, और ये जो है ये इसकी लेंथ है, और इसको जितना टाइम लगेगा वो क्या है, इसका टाइम है। तो ये है बेसिकली आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी। आपसे पूछी नहीं जाती, कभी कभार पूछ लेते हैं कि थर्मल कंडक्टिविटी और लेंथ का आपस में क्या रिलेशन है, तो इनवर्स है, एरिया का क्या है, डायरेक्ट है, और टाइम का क्या है, डायरेक्ट है। ठीक है, तो ये आपके पास थर्मल कंडक्टिविटी की थोड़ी सी डिस्कशन हो गई। यहां पर हमारे पास टाइप्स ऑफ हीट का टॉपिक खत्म हुआ। अब हम जाते हैं अपने लॉज की तरफ, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ।